सुप्रभात बच्चों। आज हम घर की याद कक्षा 11 पाठ 15 पुस्तक आरोप, कवि भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में मैंने भाग 1 वीडियो में बताया है। अब हम इसके आगे इस वीडियो में भाग 2 में अवशेष कविता का वर्णन करने के लिए चल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको संदर्भित करना चाहता हूं कि यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले का अवसर है। कवि जेल में है, सावन का महीना है, आकाश में काले घने बादल घिरे हुए हैं, झमाझम बारिश हो रही है, क्योंकि सावन मस्ती का समय होता है। बच्चों के पतंग तैराने का समय होता है, कागज की नाव बनाने का समय होता है। चारों तरफ धरती हरियाली से समुल्लसित होती है, चारों तरफ खुशहाली का माहौल होता है। किंतु इस कविता में कवि देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी के आग्रह पर आंदोलन करता है और उस आंदोलन के करने के आरोप में ब्रिटिश गवर्नमेंट कवि को कारागार में डाल देती है। कवि वहीं से दुखी होता है और जब सावन का महीना आता है, उस सावन के महीने में कवि के हृदय में कुछ भावनाएं व्यथित होने के कारण उमड़ती हैं और वो कविता के रूप में प्रस्फुटित होती हैं। बहुत अच्छी बारिश हो रही है और इस बारिश में कवि मन और उसका प्राण घिर जाता है और वो अपने घर की यादों में खो जाता है। और उन्हीं यादों में खोए हुए से वो हरे सजीले सावन को अपना संदेश वाहक बनाना चाहता है, क्योंकि हरा सावन की चारित्रिक विशेषताएं हैं कि सबको संतुष्ट करना, आनंदित करना, प्रफुल्लित करना, सिक्त करना, उत्फुल्ल से संफुल्ल करना। इसलिए वो जानता है कि मेरा परिवार मेरे अभाव में, मेरे अनुपस्थिति में दुखी होगा घर पर, लिहाजा मैं ऐसे संदेशवाहक को भेजूं कि जिससे हमारे पारिवारिक जनों को, हमारे माता को, हमारे पिता को, हमारे भाई को, बहन को हमारी स्थिति के बारे में बता करके ढाढ़स बंधाएं। तो ये कामना करके इस सजीले सावन से निवेदन करता है
तो बच्चों, आज का प्रसंग है कि उसका पिता, कवि का पिता भावुक है और वह उसकी याद में, कवि की याद में फपक कर रो रहे होंगे। इसलिए वह अपने पिता को समझाने के लिए शामन रूपी दूत को भेजता है। कविता है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। मां, मेरी मां जो है वो मेरे पिताजी को समझा रही होंगी कि आप इतना दुख क्यों कर रहे हैं। ये दुख करने का समय नहीं है और आपको ये दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका दुख लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि सारे बच्चे घर पर हैं और केवल कवि ही जेल में है। और उस बच्चे के लिए कवि का पिता दुखी है, व्यथित है। और जिसको कवि की मां, एक भारतीय नारी, किस प्रकार से अपने पति को समझा करके अपने बेटे को देश हित में समर्पित करती है, इसका भी उदाहरण यहां पर इस कविता में है। उनकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे, लेकिन मां कह रही होगी कि आप व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए, जहां कहीं भी होगा, अर्थात मेरा बेटा जेल में है, वो वहां पर ठीक है, सही है, आपको कष्ट नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा उसने किया है तो ये आपका ही परमिशन है, आपकी अनुमति और आपके उद्देश्य को ही उसने साकार करने के लिए वहां गया है, क्योंकि आपका मन समझ करके, आपकी अनुमति थी, ऐसा वो करके ऐसा मान करके ही वो गया हुआ है, क्योंकि हमारे कुल की परंपरा है, मर्यादा है। और आपका भी तो विचार है देश हित में अपने को समर्पित कर देना, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, देश की आजादी में भाग लेना, ये तो आपका ही मन है। तो यही सोच करके तो मेरा बेटा गया है जेल में, और अपनापन समझ करके आपका बेटा था, अगर ऐसा ना करता तो उसकी तौहीन होती। गया है सो ठीक है, यह तुम्हारी लीक है। लीक मीन्स परंपरा है, यह मर्यादा है। अगर वो गया है तो अच्छा किया है, उसे जाना ही चाहिए था, क्योंकि ये हमारे परिवार की मर्यादा है और आपके मान सम्मान को रखने के लिए वो जेल में गया है। लिहाजा इस कार्य से आपको दुख नहीं होना चाहिए। आज नहीं है तो इसका मतलब कि वह देश हित के लिए जेल में बंद है। अगर इस कार्य से वो अपने पैर को पीछे हटाता, वो मुकर जाता, ना जाता, अर्थात देश हित में न अपना सहयोग करता, तो मेरी कोख को शर्मिंदगी होती। अर्थात मेरी कोख आज धन्य है कि उसने ऐसा किया है। अगर वो ऐसा ना करता तो मैं एक भारतीय नारी हूं, और एक भारतीय नारी की यही परंपरा होती है, यही मर्यादा होती है कि वह देश के हित में अपने को न्यौछावर कर दे, अपने संतान को समर्पित कर दे। ऐसा करके उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया। इस तरह हो न कच्चे, अधीर, कच्चे मीन्स अधीर होना। तो इस प्रकार से आप अधीर ना होइए, धैर्य विमुख मत होइए,
नहीं तो इसका प्रभाव अन्य बच्चों पर पड़ेगा, वह बच्चे और भी दुखी होंगे, रो पड़ेंगे और बच्चे, तो इस प्रकार से वह बच्चे और दुखी हो जाएंगे। अगले पद में पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूं, धीर में खोता कहाँ हूं। दूसरे में प्रसंग वही है, पूर्ववत है। जब पिताजी के मंतर मन में इस प्रकार के कष्ट हुए होंगे और मां ने समझाया, तो पिताजी अपने उस अंतर मन के दुख को पी गए होंगे और पी करके उन्होंने कुछ दूसरा चेहरा सामने प्रस्तुत किया होगा, और इसको करने में उन्होंने कितना दुख सहा होगा। ऐसा कर करके वह अपने दुख को मंतर मन में ही पी गए होंगे। और वह फिर अगले पद में समझाता है सावन को कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पूर्ण पावन, तुम बरस लो वह न बरसे, पांचवें को वह न बरसे। इसलिए आप आनंददाता हो, आप अन्नदाता हो, आप लोगों को संतुष्ट करते हो, अपनी वर्षा से धरती को सिक्त करते हो, हरी भरी करते हो, हर जगह खुशहाली लाते हो। लिहाजा आपका काम ही है लोगों को संतुष्टि प्रदान करना। आपकी जो इच्छा है वो कर लो, अच्छी तरीके से खूब बरस लो, लेकिन ऐसा कभी भी संदेशाओं को मत देना मेरे बारे में कि वे उससे दुखी हों, और दुख अगर उनको होगा तो अश्रुपात होने लगेगा। उनके अश्रुओं को रोकना है, आपको कभी भी मेरी यथार्थता को नहीं बताना है। आगे आपको क्या बताना है कि मैं मजे में हूं सही है, पर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विवश है। इसमें बस 3 बार आया है और तीनों बार बस शब्द का अलग अलग अर्थ है। यमक अलंकार है, आप अनुप्रास भी कह सकते हैं। और ये हरे सजीले सावन आप बरस लो और जाकर के मेरे परिवार से, मेरे पिताजी से यह बताना कि मैं बहुत मजे में हूं, बहुत ही आनंद से हूं, पूरी तरह से मस्त हूं। इसलिए कि वो मेरी चिंता न करें। बस इतना ही तो है कि मैं घर नहीं हूं, बस यही थोड़ी सी बात है। यहां बस, इस बस का अर्थ इतना है कि यह थोड़ा सा रंच मात्र, केवल यही इतनी बात तो है कि मैं घर नहीं हूं, यही इतना कष्ट है, लेकिन है हूं, मजे में हूं, मस्त हूं, बहुत अच्छी तरीके से हूं। किंतु यह बस बड़ा बस है और इस बस में बस प्रतिबंधित है, क्योंकि आज वो जो बस है, यहां पर जो दूसरा शब्द बस का है वो बहुत अर्थ को दे रहा है, क्योंकि यहां पर ब्रिटिश शासन के बस में है। आज वो प्रतिबंधित है, अधीन है, बस यही एक बस है और इसी बस से सब विवश हैं। यही पराधीनता जो है, यही पराधीनता जो आज हमारे देश की है, और इसी पराधीनता के कारण आज सभी जो है वो सभी विवश हैं। इस प्रकार से ऐ सजीले सावन, ऐ हरे सावन, आप अपने प्रकृति के अनुसार हमारे परिवार को जाकर, हमारे पिताजी को जाकर के मेरी यथास्थिति के बारे में सच सच और प्रिय प्रिय ही बताना, जिससे उन्हें कष्ट न हो। अगले पद में, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। विशेषकर अपने पिताजी को वो बार बार
दुखी नहीं देखना चाहता है कब, और सावन से यही निवेदन करता है कि ऐ सावन, तुम मेरे पिताजी के सामने जाकर के निराशाजनक बातें मत करना और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से धीरज बधाना, देते धीर रहना, उन्हें बताना कि मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, बड़े मौज में हूं। वो जेल में है लेकिन वहां भी वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, मजे में है। ये सब सारी सकारात्मक बातें लिखना। ए सावन, पिताजी से ये मत कहना कि मैं परेशान हूं, वहां यह भी कहना कि बहुत मैं काम करता हूं और बहुत ही गौरवशाली कार्यों में मैं लगा हुआ हूं और इस कार्य से मैं आपका नाम ऊंचा करने के लिए ही यहां पर हूं। और ये भी कहना कि वहां जो जितने भी लोग हैं वे हमें बहुत चाहते हैं, इसलिए आप मेरे लिए बहुत ज्यादा शोक नहीं करेंगे, उनको आप इस बात का धैर्य बताइएगा। और कहना, मस्त हूं मैं, काटने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूं खेलता हूं, दुख डट कर खेलता हूं। और कहना, मस्त हूं मैं, यूं न कहना मस्त हूं मैं। ऐ सावन, अपने घर की विशेष याद करके, पिताजी की याद करके, पिता के दुख को कम करने के लिए सावन को यह इंगित करता है, यह सुझाव देता है कब कि आप अपने आचरण के ही समरूप कार्य करेंगे। और जब आप जाएंगे तो मेरे परिवार और मेरे पिताजी से यही कहेंगे कि मैं बहुत अच्छी तरीके से हूं, मैं मस्त हूं, बहुत खुश हूं और गांधी जी के द्वारा जो भी कार्य मुझे दिया गया है, चरखा काटना, सूत काटना, उसका मैं पालन कर रहा हूं। वजन 70 शेर मेरा, मैं काफी वजनी हो गया हूं और बहुत सारा खाना भी खाता हूं, कूदता हूं, खेलता हूं, व्यायाम करता हूं, कसरत करता हूं और दुख मेरे सामने नहीं आ पाता है। मैं मेरे इस प्रकार के कृत्य से दुख दूर भग जाता है। और कहना, मस्त हूं मैं, यूं न कहना अस्त हूं मैं, और अच्छी तरीके से हूं मैं, ये न कहना कि मैं दुखी हूं, निराश हूं। ये बातें मेरे पिताजी को आप नहीं बताना। और आगे के पद में कहता है कवि, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं, कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पूर्ण पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाछुए को वे न तरसे। कवि ने इस अंतिम पद में थोड़ा सा यथार्थता की तरफ मुड़ता है और सावन से यह निवेदन करता है, सावन तुम तो मेरी स्थिति को देख रहे हो, मैं कष्ट में हूं, दुख में हूं, किंतु आपसे ये मेरा निवेदन है कि मैं दुख में हूं, ठीक है, लेकिन मेरे इस दुख से मेरे परिवार के जन, मेरे देश के जन, मेरे पिताजी दुखी ना हो, इसलिए तुम यथार्थ की बातों को, मेरी वास्तविकता को उनके सामने मत कहना। हाय रे ऐसा मत कहना कि जिस तरीके से मैं हूं, इस स्थिति का वर्णन तुम मेरे पिता के सामने, मेरे देशवासियों के सामने, मेरे परिवार के सामने नहीं कहना। और कहने देना जागता हूं मैं, आदमी से भागता हूं मैं, अर्थात मुझे यहां के आदमियों से डर लगती है और मैं रात भर जगता हूं। ये सब सारी बातें मेरे पारिवारिक जन, मेरे देशवासियों से मत कहना। और कहने देना मौन हूं मैं बिल्कुल मौन नहीं हूं, मैं कुछ न कुछ कर रहा हूं, क्योंकि जेल में जब व्यक्ति डाला जाता है तो वहां पर उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, वहां सिर्फ आदेशों का पालन कराया जाता है। और जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने
हमारे देशवासियों को जेल में डाल करके उनके जज्बात को रोकने का प्रयास किया था। कवि यही कहना चाहता है, क्योंकि उसको जवान को, उसकी आंदोलन को चुप कराने के लिए ही तो जेल में डाला गया है। और भी देखना, खुद न समझूं कौन हूं मैं, ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। देखना कुछ वक्त न देना, अर्थात तुम मेरी यथार्थता को उनके सामने स्पष्ट न कर देना, और जिससे उनको कोई शक हो जाए। बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही सावधानी से तुम उनके सामने मेरी बात को रखना, अपनी बात को रखना, मेरी समस्या को रखना, जिससे सकारात्मकता का ही प्रभाव उनके ऊपर पड़े। मेरी नकारात्मकता, मेरे दुख का प्रभाव उनके ऊपर न पड़े, नहीं तो वो दुखी हो जाएंगे, और जब उनको दुख हो जाएगा तो फिर मेरा यहां रहना दूभर हो जाएगा और मैं और भी दुखी हो जाऊंगा। इसलिए हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, अर्थात ऐ सजीले हरे सावन, तुम पर मेरा विश्वास है, सावधानी से इस काम को करना। पवित्र हो तुम, पुण्य हो तुम, जितना इच्छा कहे उतना तुम बरस लो, लेकिन ऐसी कोई बात मत करना जिससे मेरे पिताजी का दुख बढ़ जाए, मेरी याद आ जाए, और वे अपने इस पांचवें पुत्र के लिए दुखी हो जाएं। तो वह बच्चों, सावन के माध्यम से, हरे सजीले सावन के माध्यम से कवि ने अपनी बात को अपने परिवार के माध्यम से कहने का जो प्रयास किया है, दुख दैन्य को, आजादी के पहले की स्थिति को, तो बहुत अच्छी तरीके से कविता बन पड़ी है। सहज भाषा है, सरल भाषा है, प्रवाहपूर्ण है, भावमयी है, हर दृष्टि से कविता बन पड़ी है। तो मेरे समझ से बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी समझ में आएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब थोड़ा सा हम प्रश्नों के ऊपर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? देखिए, रात भर वर्षा जब होती है तो कवि का मन जो है वह अपने घर की यादों में खो जाता है, क्योंकि वो अपने सदस्यों के मध्य में जब होता था तो हंसी मजाक, खेल कूद, ये सब सारे अपने परिवार और अपने भाई बंधुओं के बीच होते हैं। उन्हीं को याद करके वो उसका मन दुखी हो जाता है। मैके आई बहन के लिए दूसरे प्रश्न के रूप में कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? देखिए, सावन का महीना हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में बड़ा ही पवित्र माना जाता है। ससुराल गई जो बहनें होती हैं, जो बेटियां होती हैं, वो अपने पिता के घर, अपने भाई के घर में आती हैं, और पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार भी सावन के महीने में ही मनाया जाता है। और वह बहनें अपने ससुराल से जब अपने मैके आती हैं तो एक उम्मीद लेकर के आती हैं कि उनको खुशी खुशी उनका मैका मिलेगा, किंतु यहाँ पर कुछ दूसरी स्थिति है। उनके सारे भाई बहन तो हैं, किंतु भवानी कवि जो है वो जेल में है, और इसको समझ करके उनकी बहन दुखी हुई होगी, इसलिए यहाँ पर परिताप का घर कहा गया है। अगले प्रश्न में पिता के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को उकेरा गया है? मेरी समझ से इस कविता में कवि ने अपने पिता की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, बलिष्ठ शरीर और साहसी। वृद्धावस्था यद्यपि उनकी है, किंतु उन पर उनका मन, उनका कार्य वो वृद्धावस्था के नहीं है, वो वृद्धावस्था को व्यापित नहीं करने देते हैं। उनमें सह साहस है, धैर्य है, खुशी है, आत्मविश्वास है, ये सब चीजें उनके अंदर ओतप्रोत हैं, भरी हैं, जिसके कारण उनका शरीर आज भी बलिष्ठ है।
और दूसरा उनका उदार हृदय है। वे अपने उस उदार हृदय के द्वारा सरल हैं, भोले हैं, भावुक हैं और अपने परिवार के लोगों से उनका गहरा लगाव है। पांचवें पुत्र के न होने पर वो दुखी हैं, पुत्र बधुए हैं, पोते हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन अपने उस बेटे के लिए वे जरूर दुखी होते हैं। पूजा पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, व्यायाम करते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से वो बड़ी ही अच्छी तरीके से फिट। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता कीजिए। मैंने व्याख्या के रूप में ही किया है। व्याख्या में, कविता की व्याख्या में इसका वर्णन कर दिया है कि 3 बार बस शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बस का मतलब है थोड़ा सा रंच मात्र, और दूसरे बस में प्रतिबंधित है, और तीसरे बस में पराधीनता का नाम लिया गया है। तो तीनों बस के अलग अलग अर्थ कवि ने यहाँ पर दे करके एक यमक और दूसरा अनुप्रास का बहुत ही अच्छा सामंजस्य स्थापित किया है, और इससे कविता के अर्थ में 4 चांद लग गया है और एक अलग अलग से संप्रेषणशीलता आ गई है। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न के रूप में हम आपको कविता का अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति का, मन स्थिति का अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। निश्चित ही है बच्चों, कवि जो है वो जेल में है, जेल में आनंद नहीं होता है, वहां जश्न नहीं मनाया जाता है, वहां मनोरंजन नहीं कराया जाता है, वहां खाने को भी नहीं दिया जाता है, काम कराया जाता है, उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। ये सब सभी जानते हैं और ये कवि भी जानता है, कवि के साथ ऐसा बीत रहा है, लेकिन वह अपनी उस अंतःमन स्थिति को अपने पारिवारिक जनों से, अपने देशवासियों से नहीं बताना चाहता है, क्योंकि ऐसा सुनने के बाद पारिवारिक जन और भी दुखी होंगे। इसलिए अपने इस भाव को वो छुपाना चाहता है शाम के माध्यम से, और शुभ संदेशा ही देना चाहता है। इससे हमें ये भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर सामान्य रूप से हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हम उसको छुपाएं और अपने पारिवारिक जनों को, अधिक से अधिक लोगों को कष्ट में न डालें। जहां तक चल सके वहां तक चला लें। अगर नहीं चलने लायक है तभी उसको आगे अपने पारिवारिक जनों में उसको प्रेषित करें, अन्यथा आपके दुख के साथ साथ और भी लोग दुखी हो जाएंगे। तो छोटी मोटी बात को हमेशा छुपाना चाहिए, हमेशा दबाना चाहिए, और जब दबने लायक ना हो तो उसे बताना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी छुपाना भी गुनाहकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पाठ आज यहीं पर समाप्त होता है। और भी कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं दोबारा उसको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।